Ram Ram Saran. Today we are going to solve the problems of Code Forces Educational Round 153. Now let's move to the problem A. Note a substring. Let's read the problem. A bracket sequence is a string consisting of characters. Yes. A regular bracket sequence is a bracket sequence that can be transformed into a character arithmetic expression by inserting one or and plus between the original character of the subsequence. For example, okay, you have to given a bracket sequence and S and let's define its length n. Your task is to find a regular bracket sequence T of length 2n such that S does not occur in T as a contiguous substring. Or report that there is no answer. There is no subsequence. Okay. बोल क्या रहा है अपने को जो जो तो अपने बोल रहा है एक रेग एक ब्रैकेट सीक्वेंस गिवन होगी जिसमें कैरेक्टर्स क्या होंगे कोई भी एस स्ट्रिंग गिवन है उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे या तो ये होगा या क्या होगा उसमें ये एक चीज़ बताओ आपको ये तो पता होगा कि रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस क्या होगी क्या होता है मेथड है ना अपने स्टैक में डालते हैं किसी को अगर ये है तो +1 डालते हैं ये है तो -1 डालते हैं एट द एंड ऑफ मतलब ये है तो निकालते हैं चलो ये है तो डालते हैं स्टैक में ये है तो निकालते हैं और क्या बोलते हैं लास्ट स्टैक कहीं भी जाके अगर इम्पेटी नहीं होना चाहिए लास्ट में जाके इम्पेटी हो जाना चाहिए अगर बीच में इम्पेटी हो गया मतलब रेगुलर ब्रैकेट नहीं है ये तो तरीका था ये भूल जाओ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस ऐसे ही बता दिया मैंने क्या अपने को सीक्वेंस गिवन है एस कितने किस लेंथ की एन लेंथ की अपने को क्या बनाना 2 मल्टीप्लाई बाय एन लेंथ की कोई भी रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस जनरेट करनी है रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस जनरेट करनी है सच दैट एस इज नॉट ए सब सीक्वेंस और क्या बोल सकते हैं सब सीक्वेंस नॉट सब एरे या सब स्ट्रिंग ऑफ टी मतलब पहला टेस्ट केस क्या अपने दिख रहा है यहाँ से ये और ये टेस्ट केसेस सॉल्व करते हैं और फिर बात करते हैं इसमें टेस्ट केसेस देखना बहुत ज़रूरी था इस प्रॉब्लम में इसमें क्या ये और ये है क्या मैं ये रेगुलर ये सॉरी पहले में ये और ये था क्या मैं रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस इसको बोल सकता हूँ यस ये नहीं सॉरी अपने एन 2 मल्टीप्लाई बाय एन का जनरेट करना था मतलब एन क्या 2 तो जनरेट किसका करना 4 का करना था ये एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको इसमें ये एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते इसके लिए कितने का लगना है 6 लेंथ का क्या मैं ये लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ इसके लिए मैं कुछ नहीं लिख सकता जनाब 4 लेंथ का अगर आपने ये लिखा तो भी गलत है और ये लिखा तो भी गलत है बाकी कुछ एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता तो ये दोनों ही गलत है इस लेंथ के लिए नो आ गया आंसर और इसके लिए कितने लेंथ है ऐसे ऐसे करके लिख सकता हूँ ना 8 लेंथ का 4 थे इसमें अब एक चीज़ बताओ ये मैं कब बना सकता हूँ ये मैं कब बना सकता हूँ जब गिवन स्ट्रिंग एस है ना जो अपनी एस स्ट्रिंग गिवन है अपनी जो भी एस मेरे को गिवन है उसमें अगर या तो लगातार 2 एलिमेंट ऐसे आ जाए या फिर ऐसे आ जाए लगातार 2 सेम आ गए तो क्या मैं ऐसे सीक्वेंस बना सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय एनी इवन है तो इनमें लगातार तो कभी सेम नहीं आएंगे तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं होगा ना तो रेगुलर ब्रैकेट भी होगा ऑब्वियस सी बात है रेगुलर ब्रैकेट भी होगा ये चीज़ भी समझ में आ गई मेरे को यानी अगर 2 लगातार कैरेक्टर सेम आ गए एस में टू कंटिन्यूअस कैरेक्टर मतलब कहीं भी एस आई इज इक्वल्स टू एस आई +1 हो गया तो मैं ये वाली टू टू मल्टीप्लाई बाय एन लेंथ की ये वाली यानी एन ऐसे लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ एक केस ये बन गया दूसरा केस क्या होगा अगर 2 कैरेक्टर सेम ना आए कुछ सब्सिक्वेंस इस तरीके की गिवन हो तो मैं क्या जनरेट करूँगा तो मैं क्या जनरेट कर सकता हूँ अगर 2 ब्रैकेट सेम ना आए तो मैं ये जनरेट कर सकता हूँ 2 ब्रैकेट सेम नहीं आए तो मान लो मेरे पास 2 ब्रैकेट सेम नहीं है वाली सब स्ट्रिंग कितनी है इसमें जिसमें कोई भी
कोई भी मतलब ये ऐसा जनरेट किया तो ये क्या बोलते हैं, रेगुलर होगा। मतलब गैस करनी है सब सीक्वेंसेस, थोड़ा सोचिए। और इसमें कोई भी, और अपने एस में क्या है, कोई भी दो लगातार सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो ऐसा सब एरे बताओ जिसमें सेम नहीं है। ये एक ही तो सब एरे है जिसमें सेम, जो सेम नहीं है। ये बाकी तो कोई भी सब एरे, ये यहाँ से स्टार्ट किया तो ये दो सेम हो जाएंगे, मतलब एक ही सब एरे है या फिर सब स्ट्रिंग है जो सेम नहीं है, ये वाली। यानी ऐसी कोई भी सीक्वेंस लिखो तो उसमें क्या सब स्ट्रिंग होगी, एक ये वाली जिसमें दो लगातार एलिमेंट सेम नहीं है। और ये वाला केस अपन ने अलग से देख लिया, इसमें हमेशा आंसर नो आएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर दो कोई भी सेम आ गए तो मैं कौन सी वाली जनरेट कर दूंगा, ये वाली। और अगर कोई दो सेम नहीं आए तो मैं कौन सी जनरेट कर दूंगा, ये वाली। और इस केस को मैं अलग से हैंडल करूंगा, ठीक है। यही तो करना था। ये एक ही कंपैरिजन में अच्छी प्रॉब्लम थी, थोड़ा टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। यही किया मैंने सबसे पहले, अगर लगातार दो सेम हैं तो वो चेक कर लिया, कहीं भी अगर सेम है लगातार तो यस प्रिंट करके ये वाली सब स्ट्रिंग प्रिंट कर देनी है और कंटिन्यू। अगर एन इक्वल टू टू है, एन इक्वल टू टू वाला मैंने अलग से हैंडल किया, जबकि मैं सीधा लिख सकता था, अगर ये है तो नो प्रिंट कर देना है, अदरवाइज क्या कर देना है, ये वाला फॉर लूप डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ये वाला इसका अगर उल्टा है तो ये प्रिंट करवा दिया, और ये अब फिर क्या हुआ, यस अगर इनमें भी केस नहीं है तो काउंट यस करके ये वाले प्रिंट कर दिए। पहले एन ब्रैकेट कैसे होंगे ऐसे, बाद में एन ब्रैकेट कैसे होंगे ऐसे, तो एन की जनरेट करनी थी। तो प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम बी। Basically, this problem statement of the problem B is quite weird. प्रॉब्लम आसान है, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ते हैं। मोनोक्रॉप इज गोइंग टू मेक ए परचेज विद कॉस्ट ऑफ एग्जैक्टली एम यूरेल्स। यूरेल्स नहीं पढ़ते, रुपीज पढ़ते हैं, ठीक है अपन। एम रुपीज है। ही हैज टू टू टाइप्स ऑफ कॉइन इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कॉइन वर्थ वन रुपीज, वन एक रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, ए वन रेगुलर कॉइन्स है और इन्फिनिटी ये मैनी फैंसी कॉइन्स हैं। बहुत सारे फैंसी कॉइन्स जितने मैं चाहूँ उतने हो सकते हैं, और रेगुलर कॉइन्स कितने, ए वन है। और कॉइन्स के रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, एक के रेगुलर कॉइन्स है और इन्फिनिटली फैंसी कॉइन्स कितने भी हो सकते हैं, के रुपीज वाले भी है ना। मोनोग्राफ वन टू make his purchase in such a way there is no change, the total worth of the coin is exactly m होनी चाहिए total worth। he can use both regular and fancy coins, however he wants to spend as little as fancy coins as possible। what is the smallest total number of fancy coins he can use to make a purchase। प्रॉब्लम समझाता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्रॉब्लम का इनपुट क्या है, सबसे पहले इनपुट है एन एम ए वन ए टू, ए वन ए के। चारों का मतलब समझते हैं। एन एम ए वन ए के, सॉरी एन एम नहीं है, एम और वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, के। कितने टाइप्स के कॉइन्स हैं अपने पास, एक रुपीज वाला, एक तो नोट कितने, मतलब यही सोचते हैं, एक क्या के रुपीज वाला, दो टाइप के नोट्स। ए रुपीज वाले कितने कॉइन्स हैं अपने पास, ए वन तो रेगुलर कॉइन है, और फैंसी कॉइन्स कितने, इन्फिनिटी। और इसमें कितने रेगुलर कॉइन्स है, एक के, और फैंसी कॉइन्स कितने, इन्फिनिटी। यानी कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या बोल रही है अपने को, अपने को टोटल एम कॉइन्स, एम रुपीज का वर्थ रखना है, एम रुपीज का वर्थ रखना है, वर्थ। ताकि अब मैं मिनिमम, अब मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ फैंसी कॉइन्स यूज निकालने हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इससे देखते हैं प्रॉब्लम बोलना क्या चाहता है। मिनिमम नंबर ऑफ फैंसी कॉइन्स 11, और क्या है, के कितना है मेरा, तीन, जीरो जीरो, आई गेस यही तो स्टेटमेंट है, 11 3 0 0, ठीक है। वही वाला बनाते हैं, कितने 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 रुपीज के कॉइन्स होंगे, एक रुपीज का और कितने रुपीज का, 3 रुपीज के, दो दो टाइप के कॉइन्स होंगे। इसके पास कितने रेगुलर कॉइन है, जीरो। इसके पास रेगुलर कॉइन कितने हैं, इसके पास फैंसी कॉइन्स कितने हैं, इन्फिनिटी। इसके पास फैंसी कॉइन्स कितने हैं, इन्फिनिटी। मेरे को टोटल कितने फैंसी कॉइन्स बनाने हैं, 11। एक तो मैं यहाँ से 11 फैंसी कॉइन्स उठा लूँ, एक तरीका तो ये हो गया। तो ये मेरे को पर मिनिमम करना है, तो मैं 3 रुपीज वाले कितने कॉइन्स उठा सकता हूँ, 3 कॉइन्स। 4 कॉइन्स उठा लिए तो 12 पहुंच गया ना, जब मेरे को 11 करना है अल्टीमेटली। तो 3 रुपीज वाले कितने कॉइन्स उठा सकता हूँ, 3 कॉइन्स। कितना हो गया, 9। कितने कॉइन्स उठाए अभी तक, 3। अब कितने कॉइन्स बचे, 11 करने के लिए 2 कॉइन्स बचे, दो में एक रुपीज वाले कॉइन उठा लो, तो कितने हो गए,
11 हो रहे हैं ना, कितने में 3 + 2 कितने में 5 कॉइन्स। मिनिमम कितने कॉइन्स आए 5। समझ में आया? आया ना? दूसरा नहीं देखता हूँ, ये दूसरा बहुत बड़ा है। चलो ये वाला टेस्ट केस देखते हैं। 11 3 6 1, ये कुछ अलग बता। इसको देखते सबसे पहले दिमाग में आइडिया क्या है मेरे पास। मेरा जो सबसे पहले मैंने इंप्लीमेंट कर दिया था ना, वो आइडिया पता है क्या है? मैं आपको बताता हूँ। मैंने यही किया था, कितने कॉइन्स हैं 1 रुपीज़ के कॉइन्स है, के रुपीज़ के हैं। ये कितने A1 है, ये कितने 1 के। और इन्फिनिटी पहले मैंने क्या किया, इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश की। कितने हैं मेरे पास ये, कितने कॉइन्स हैं ये वाले रेगुलर कॉइन्स। मैंने क्या किया, एक के से लिए कुछ रेगुलर कॉइन्स, एक के मल्टीप्लाई बाई के कर दिया मैंने। ठीक है, ये वैल्यू ले ली प्लस A1। और इसको मैंने क्या कर दिया, मेरा जो वैल्यू थी ना m, उसमें से घटा दिया। बचे हुए में क्या हुआ, मैंने क्या किया इसमें बचे हुए में, मैं ये दे दिया मैक्सिमम जितना दे सकता था वही वाला, m डिवाइडेड बाई k प्लस m% की। ये मेरे दिमाग में आया। और फिर मेरा, मैंने रन किया तो मेरा थर्ड टेस्ट केस पे आउटपुट आया 2। बताता हूँ कैसे आया 2, और आंसर है 1। 1 कैसे, वो भी बताता हूँ। तो ये सैंपल अच्छा था, वरना इसको ढूंढने में टाइम लग जाता और रॉन्ग आंसर्स बहुत सारे हो जाते हैं ना। 11 3 और क्या है 6 1। 11 3 क्या है 6 1, यही तो चीज़ है। कितने कितने रुपीज़ के कॉइन्स है 1, और कितने रुपीज़ के 3 रुपीज़ के कॉइन्स। 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है 6 कॉइन्स। 3 रुपीज़ के कितने कॉइन्स 3 1 कॉइन्स। यही तो ऑब्वियस सी बात है, यही है। अब एक चीज़ बताओ, मेरे को टोटल कितने करने हैं 11। मैं कर क्या रहा था, सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, एक ये वाला ले ले रहा था, इसमें कितने वर्थ का हो गया 3 वर्थ का हो गया, और इसमें कितनी वर्थ हो गई 6 वर्थ हो गई। 3 से कितने बन 9। सबसे पहले मैंने 9 में 11 में से घटा दिया, कितने बचे 2 कॉइन्स बचे। और मैंने 2 का दिमाग क्या लगाया मेरे वाले तरीके से, 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी इसके से तो एक भी फैंसी कॉइन नहीं उठा सकता क्योंकि 3 से बड़ा जा रहा है। फिर बचे हुए 2 कॉइन्स इससे उठाऊंगा, तो 2 इसमें ऐड। आंसर क्या है मेरा 2 आ गया। क्या आंसर क्या है 1। 1 कैसे, आप सोचो। इसमें से चलो मैं फैंसी कॉइन्स ये वाला, ये रेगुलर कॉइन क्या उठा लूँ, ये वाला उठा लेता हूँ 3 वाला। और इसमें से मान लो मैं 5 ही कॉइन उठाता हूँ, 3 5 कितने हो गए 8, बचे कितने कॉइन्स 11 में से 3 कॉइन बचे ना। अब मैं एक ही फैंसी कॉइन उठा के काम चला सकता हूँ ना, चला सकता हूँ। समझ में आया कि मतलब मैंने क्या, 5 कॉइन इससे उठाए, फिर क्या 3 कॉइन्स इससे, 1 कॉइन्स इससे उठाया, तो अमाउंट क्या हुई अपनी 8 हो गई। बची कितनी अमाउंट, 3 अमाउंट पूरी करनी है। 3 अमाउंट पूरी करने के लिए एक कोई नहीं उठा सकता है, नहीं उठा सकता, उठा सकता। आइडिया क्या है इससे दिमाग में। मैं पहले जो इक्वेशन लिख रहा था वो नहीं करनी। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले से मान ले मैं दूसरे से क्या उठाऊंगा, दूसरे से मैं कितने कॉइन्स उठाऊंगा। मान लो कुछ भी वाई कॉइन्स उठाए मैंने, इससे कितने उठाए वाई कॉइन्स, इससे कितने उठाए मैंने, बाद में डिसाइड करता हूँ एक्स कॉइन्स। मेरी अमाउंट क्या होगी, ए के मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस A1, सॉरी एक्स। A1 क्या है 1 ही अमाउंट का है ना, एक्स कॉइन्स प्लस एक्स। ये क्या होना चाहिए A1 से छोटा होना चाहिए, और ये मेरा फिक्स है AK से छोटा होना चाहिए। के लिखना था सॉरी, यहाँ पे के मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस एक्स। एम में से घट गए, और फिर मेरे को जो इक्वेशन थी वो लिख देनी है। इस इक्वेशन के लिए बेटर क्या होगा, ये मैं एज मैक्सिमम एज रख सकता हूँ, इसको एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, देखना इक्वेशन को। फिर एक्स को उस हिसाब से बदलूंगा मैं। कैसे, मान लो मैंने के में कितने घटा सकता हूँ, मैक्सिमम घटा दूंगा। मान लो मैंने कुछ भी घटाए, वाई नंबर, वाई भी घटा सकता हूँ मैं, वाई+1 भी घटा सकता हूँ। थोड़ा मैथमेटिक्स काम आएगी थोड़ी सी, सोचने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। वाई घटा सकता हूँ और वाई+1 भी घटा सकता हूँ। मतलब 11 में से मैं, अगर मान लो मैं 2 घटा सकता, 2 कॉइन्स होते हैं मेरे पास ये वाले, तो मैं 3 प्राइस भी घटा सकता हूँ, 6 प्राइस भी घटा सकता हूँ, यानी 1 कॉइन्स भी घटा सकता हूँ, 2 कॉइन भी घटा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कितने भी कॉइन्स घटा सकता हूँ। तो मेरे को रेगुलर वाले कितने कॉइन्स चाहिए होते हैं, क्या रेगुलर वाले, अगर मैं के कॉइन्स को एक साथ ले लूँ, रेगुलर वाले के कॉइन्स। एक चीज बताओ मेरे पास, एक और आसान तरीका बताऊंगा इसको, और आसान तरीका। क्या मेरे के रेगुलर कॉइन्स जो 1 वाले हैं, वो एक के में जुड़ सकते हैं क्या, जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है जुड़ सकते हैं। अब एक चीज बताओ, मैं इसको वाई को मैक्सिमम करने की ट्राई करता हूँ। मैं जितना मैक्सिमम रख सकता हूँ वो रख देता हूँ। मैंने वाई को क्या रख दिया, मैक्सिमम। ठीक है, जो मैं रख सकता था, क्योंकि मेरे को पता है अगर मेरा के वाला फैक्टर है, मैं के की आपूर्ति एक्स से करने गया, जबकि मैं इससे
के की आपूर्ति कर सकता था, एक कम रख लेता हूँ तो। भाई के एक तो मान लो आप कितने पास है, एक पास आपके पास एक एक के सिक्के 100 100 का नोट है, और आप चाहते हो कि मतलब वो क्या बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वो रखे फैंसी कॉइन्स, यानी दूसरे वाले कॉइन्स जो अपने को निकालने पड़ेंगे पर्स से उसको पूरा करने के लिए, वो मेरे को कम से कम कर रखने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, 100 100 के तो मैक्सिमम नोट लोगे ना। मान लो एक आपके पास 204 रुपीज़ थी, ठीक है, आपने क्या क्या 100 का बोला मैं एक ही नोट काम में लूंगा, बाकी ऊपर वाले 100 के लिए फैंसी कॉइन्स निकालने पड़ेंगे ना। आपको एक या तो यहाँ से फैंसी निकालना पड़ेगा 100 का वाला फैंसी, या तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, या फिर इससे आपूर्ति तो करानी पड़ेगी ना एक से कितने की, इन 100 की तो करानी पड़ेगी, फिर ऊपर वालों को देखना है ऊपर वालों की करानी है या नहीं करानी, ऊपर वालों की जो जरूरत है वो पूरी करानी है या नहीं करानी। ठीक है, मतलब मैं जितना वाई मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ ना वो मैं मैक्सिमम यूज कर लूंगा। मैक्सिमम कैसे निकालूंगा वाई की वैल्यू, एम बाई क्या कर लूंगा मैं, एम बाई के कोमा एक के का जो मिनिमम होगा ना वो मेरा होगा वाई मैक्सिमम। वाई आ गया तो फिर आंसर में क्या हो जाएगा, एम माइनस इक्वल्स टू जो ये वाई वाली वैल्यू आई थी वाई मल्टीप्लाई बाई के। अब मेरे पास एम क्या बचा, उसमें रेगुलर कॉइन्स कितने घटाने हैं, मेरे को एक्स की कमी पूरी करनी है, एम माइनस एक्स, यही इक्वेशन बची। एक्स की कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके A1 तक, और फिर इसमें के से डिवाइड करना है, फिर कितना 1 लूँ या 2। एक चीज बताओ, इक्वेशन में मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ, एम माइनस एक्स A1 से लेके 1, 1 से लेके A1 तक मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। मेरे को मिनिमम किसको करना है, जो एम माइनस एक्स के बाद जो वैल्यू आएगी ना, एम माइनस एक्स डिवाइडेड बाई के, इसमें फॉर्मूला बनेगा क्या अल्टीमेटली फिर, एम माइनस एक्स घटाने में परसेंट की। मान लो मैंने एक्स की इसमें से, इसको मैं मान लो ये कहीं ना कहीं जाके एम माइनस वन बन रहा है, जबकि इसमें से मैं एक पॉइंट्स नहीं निकालता, मतलब सॉरी के माइनस वन बन रहा है कहीं भी जाके, ये वाली वैल्यू, अगर मैं इसमें से एक पॉइंट कम निकालता तो क्या ये इसमें एक प्लस एक की तरह जुड़ जाता है, नहीं जुड़ जाता। ये सोच पा रहे हो आप, कि मान लो एम की वैल्यू क्या है 4, और उसकी एक्स की वैल्यू क्या है, मेरे पास मैक्सिमम एक्स की वैल्यू हो सकती है वो 2 है, ठीक है, और के की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये नहीं, मैं थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ। एम की वैल्यू क्या है, मेरे पास 5 है, के की वैल्यू मेरे पास 3 है, और एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स की वैल्यू मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ 3। तो मान लो मैंने मैक्सिमम ले ली 3, तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आता, 2 + 1, जो मैंने मान लो पहले वो घटा चुका था वो वाली वैल्यूज +2, आता है नहीं आता, आता ना जनाब। और अगर मान लो मैं 2 लेता इस वैल्यू, 2 लेता तो 2 मेरे को ये वाले कॉइन्स घटाने पड़ते, घट जाते, डायरेक्टली घट जाते ना 2 कॉइन्स, फिर कितने बचते, 3 बचते। 3 मेरे पास क्या मर्ज होके आंसर क्या देता, 1 देता है नहीं देता। 3 में सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, 2 में मैं सेकंड वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकता। तो अल्टीमेटली मेरे को करना क्या है, जो मेरा रिमाइंडर आए एम माइनस एक्स का के साथ करने पे जो रिमाइंडर आए, उस रिमाइंडर को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा रेगुलर ब्रैकेट से, उसकी वैल्यूज उतनी कम करके, यानी इससे जो रिमाइंडर आ रहा है इसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, एक आगे से भरने की कोशिश करूंगा रेगुलर ब्रैकेट से, अगर मैं कर सकता हूँ तो। ठीक है, पूरा करने की कोशिश कैसे करूंगा, ये देख लेते, एम माइनस एक्स परसेंट के लिख लूंगा, पूरी वैल्यू कितनी पूरी करनी है, इतनी वैल्यूज पूरी करनी है, यानी मैं मान लो जो भी एक्स की वैल्यू पहले ले रहा था रेगुलर वाली, जो रेगुलर में मैक्सिमम ले रहा था उसमें से मेरे को क्या घटा देना है, ये वाला घटा देना है ना, जो मैं एक्स की वैल्यू मैक्सिमम ले रहा था उससे मैक्सिमम वैल्यू से, ये मैं घटा दूंगा। फिर जो एक्स आया ना वो एम में से घटा के डिवाइडेड बाई के करके आंसर क्या कर दूंगा, दे दूंगा, अगर ये अवेलेबल है इतना एक्स तो। ठीक है, तो ये सोचना थोड़ा आपको यार अजीब लग रहा होगा, अभी भी मेरे को लग रहा है, पर आप थोड़ा बैठ के पेन पेपर लेके इक्वेशन लिखने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। ये देखो मैंने क्या किया, मिनिमम ले लिया, मैक्सिमम वाला घटा दिया। सबसे पहले मैंने कहा के जितने भी रेगुलर कॉइन मैक्सिमम यूज कर सकते, पता था क्योंकि अगर मैं के छोड़ देता
एक्स तो घटा रहा हूँ, समझ में आ रहा है भाई। के तो मैं पहले वाले से पूरा कर सकता हूँ ना, के तो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा ना, के को तो जितने रेगुलर ब्रैकेट से पूरा कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, घटा दिया। फिर क्या ले लिया मैंने, वैल्यू निकाल ली, यही एम माइनस आंसर मल्टीप्लाई बाई के, यानी जो एक्स घटा था, एम बचा, जो एम की जो वैल्यू बची, उस वैल्यू को क्या मैंने आंसर ऐसे लिख दिया था पहले। पहले मैंने आंसर क्या लिख दिया, ये वाला, और मैं यहीं पे लिख दे रहा था आंसर, जबकि ये गलत है। मैं क्या करूँ, मिनिमम करने की कोशिश करूँ। रिमाइंडर क्या होगा मेरा, वैल्यू परसेंट के, वैल्यू परसेंट के को मैं क्या करूँगा, पूरा करने की कोशिश करूँगा। इतना ही मैं वो लूँगा। रेगुलर कॉइन्स कितने यूज करूँगा, इतने रेगुलर कॉइन्स तो यूज करने ही करने में, रिमाइंडर जितने रेगुलर कॉइन्स पे यूज कर लूँगा सबसे पहले। ये थोड़ा मैंने जैसे यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन अजीब तरीके से समझा दी, क्योंकि अभी मेरे नया आइडिया क्लिक कर गया था। कॉन्टेस्ट के टाइम मैंने क्या किया, जो वैल्यू आई थी ना मेरी, एक्स छोड़ो एक बार, एम की जो रिमाइंडिंग वैल्यू बची, वो वाई घटाने के बाद एम की मान लो कुछ वैल्यू बची है ना। अब मैं इसमें से क्या करूँगा, पहले जो रिमाइंडर की पूरी रिमाइंडर की कमी है ना, वो रेगुलर कॉइन से पूरी करने की कोशिश करूँगा। रिमाइंडर से रेगुलर कॉइन्स मेरे को देने ही पड़ेगा कम से कम। तो फिर मैंने क्या किया, रेगुलर कॉइन्स रिमाइंडर जितने यहाँ पे दे दिए, अगर कम है तो ये रेगुलर जितने रेगुलर कॉइन्स दे दिए मैंने रिमाइंडर जितने, ठीक है। ओके, और आंसर मैंने प्रिंट कर दिया। अदरवाइज मैं क्या करता, रिमाइंडर घटा देता और आंसर में क्या ऐड कर देता, आंसर इज इक्वल्स टू वैल्यू बाई के। ऑब्वियस सी बात, आंसर इज इक्वल्स टू वैल्यू बाई के। और फिर मैं क्या करता, आंसर में से ये घटा देता, ए वन बाई के। ठीक है, ये मैंने कर दिया। जो सेकंड वाले कितने रूबल्स मैं यूज कर रहा हूँ, कितने रेगुलर कॉइन्स में यूज कर सकता हूँ ना, वो वाले सेकंड वाले रेगुलर कॉइन्स बाद में घटा रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड वाले जो रेगुलर कॉइन्स थे वो, सॉरी पहले वाले रेगुलर कॉइन्स जिनसे मैं वो बना सकता हूँ। क्या लिख दिया मैंने, पहले वाले का, हाँ ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, ये मैक्सिमम ले लिया। अगर कहीं कहीं किसी किसी केस पे नेगेटिव भी जाएगा ना, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो रिमाइंडर को खत्म करने की कोशिश की, ए वन वाले रेगुलर कॉइन्स। अब ए वन जितने भी बचे ना, उन तीन कॉइन्स को मैं एक मान सकता हूँ, मैं तीन कॉइन्स को मैं एक मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ, सीधी सी बात है, मान सकता हूँ। जितना भी वो बचा है वो वाला, क्योंकि मैं अब क्या करूँगा, जैसे मैंने रिमाइंडर घटाया, अब मैंने जितने भी ए वन पॉइंट्स बचे ना, मेरे के फैक्टर में है कुछ ना कुछ, के प्लस रिमाइंडर में सारा हटा चुका हूँ। अगर हट हट पाया तो, अगर सारा नहीं हट पाया ना, रेगुलर कॉइन्स मेरे पास खत्म हो गए रिमाइंडर हटाने से पहले मान लो, तो मैं आंसर वहीं प्रिंट कर दे रहा हूँ घटा के, यही वाले रेगुलर कॉइन्स, ठीक है, खत्म हो गए। तो रेगुलर कॉइन्स खत्म नहीं हुए, मेरे पास के प्लस, अगर मैं रेगुलर कॉइन्स यूज करूंगा ना, तो इस पूरे के को मारने की कोशिश करूंगा। अगर के को नहीं मार पा रहा, मान लो मैंने के से, मान लो के में से क्या, मान लो के कितना था, 5 था, और मैं रेगुलर कॉइन्स मेरे पास 2 थे, 5 + 5 + 5 के फैक्टर में था, 4 बार ऐसा था। सीक्वेंस क्या थी बाद में, जो बाद में सब कुछ आंसर आने के बाद 5 + 5 + 5 था, इसमें से मैं 2 निकाल दे रहा हूँ। तो ये 3 है, 3 अलग अलग कॉइन्स को 1 + 1 + 1 लिखना पड़ेगा, और 5 + 5 6 आ गया आंसर। जबकि मैं नहीं घटा रहा था ना कुछ भी, तो मेरे पास 4 आ रहा था, तो वो बेटर ऑप्शन था। मैं तभी घटाऊंगा जब वो के फैक्टर में होंगे, मतलब के फैक्टर में घटा दूंगा, यानी वो बचे हुए कॉइन्स को मैं क्या बना दूंगा, ए वन जितने कॉइन्स थे, 1 + 1 + 1 को अगर के बार आ रहे हैं तो के बना सकता हूँ ना मैं, उसको मैं ए के में शिफ्ट कर दूंगा एक तरीके से। ठीक है, तो ए वन बाई के घटा दिया, ऐसे तो शिफ्ट करेंगे, वो आंसर में से मैंने घटा दिया। ओके, आई होप दिस कोड इज क्लियर। यार ये इंट्यूशन समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, मतलब क्या बताऊँ, बी वाले जैसे बी प्रॉब्लम थी, इसका इंट्यूशन जो, जब अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत चमक जाएगा इक्वेशंस के साथ खेलना। थोड़ा इंट्यूशन को समझा पाना इज, डी एक हो गई क्या, आई गेस डी की मेरा सबमिशन भी एक हो गया, नहीं हुआ डी के सबमिशन अचानक कम कैसे हो गए, सिस्टम टेस्टिंग हुई क्या, सिस्टम टेस्टिंग में फेल कर गया है ये, सिस्टम टेस्टिंग पे बहुत सारे सॉल्यूशंस फेल कर गए, हैक्ड, और अभी हैकिंग फेज चल रहा है। वही मेरे को लग रहा था, कुछ ना कुछ तो है इसमें कि टेस्ट केस कमजोर थे। मैं समझाऊंगा, मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है वो भी हैक हो जाएगा बस, मैंने जो सॉल्यूशन उसके बाद लिखा है ना वो भी हैक हो जाएगा। मैं डी में आपको जो अप्रोच थी, गेम ऑन परम्यूटेशंस, एलिस एंड बोब आर प्लेइंग ए गेम, they have a permutation p of size n. A permutation of size n is an array of size n where each element from 1 to n occur exactly once. They also have a chip
which can be placed on any element of the permutation. Alice and Bob make alternative moves. Alice makes the first move and then Bob makes the second move. Okay. Then makes the third move. During the first move, Alice chooses any element of the permutation and places the chip on the clear. The current player has to move the chip to any elements that is simultaneously to the left and strictly less than the current element. If the chip is on the ith element, it can be moved to jth element. If a player cannot make a move, it is impossible to move the chip according to the rules of the game. That players wins the game. Let's say that ith element of the permutation is luckily if the possible condition holds. If Alice places the chip on the ith element during her first move, she can. Okay. प्रॉब्लम में समझाता हूँ ये सवाल आई लाइक द प्रॉब्लम ग्रीडी प्रॉब्लम थी बट रियली गुड प्रॉब्लम बोल कर आएगी एक परम्यूटेशन होगा कुछ भी इवन P2 पहले मूव में एलिस क्या करेगा कोई भी ith एलिमेंट सिलेक्ट करेगा ith एलिमेंट सिलेक्ट करेगा ith एलिमेंट सिलेक्ट करेगा कोई भी ith ठीक है ith एलिमेंट सिलेक्ट करेगा ith एलिमेंट सिलेक्ट किया इसने P1 P2 Pn में ith एलिमेंट सिलेक्ट किया अब क्या कर सकता है अब एलिस की यही टर्न पहले भी खत्म हो गई ये थोड़ा क्लियरली नहीं लिखा हुआ था स्टेटमेंट में एलिस सिलेक्ट करने का काम करे सबसे अब बॉब की टर्न है अब बॉब क्या कर सकता है अगर कोई भी जे ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें पी जे इज लेस देन पी आई और जे इज लेस देन ऑल्सो आई अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो बॉब उस पॉइंट पे जंप कर सकता है बॉब उस पॉइंट पे जंप करा दिया मान लो पीजे पे किसी भी जंप करा दिया फिर एलिस की टर्न है अगर एलिस इस पॉइंट पे नहीं चल पा रहा तो एलिस जीत जाएगा अदरवाइज कौन आ जाएगा एलिस आ जाएगा कौन जीत जाएगा अगर नहीं अदरवाइज नहीं सॉरी सॉरी अगर एलिस नहीं चल पा रहा तो एलिस जीत गया अदरवाइज एलिस चलेगा कुछ परम्यूटेशन और जहां पे बॉब नहीं चल पा रहा अगर बॉब की टर्न आ गई और बॉब नहीं चल पा रहा तो बॉब जीत जाएगा जनरली क्या होता है जो नहीं चल पाता वो हारता है पर इस केस में उल्टा है तो मैं समझता हूँ मेरे को क्या करना मोस्ट ऑप्टिमल तरीके से खेलेगा एलिस क्या चाहेगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जीते बॉब क्या चाहेगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जीते तो एलिस किस पे जंप मारने की कोशिश करेगा यानी ऐसे अगर लास्ट में कहाँ पे आके खड़ा हो जाए एलिमेंट ऐसे एलिमेंट पर पहुंच जाए जहाँ पे उससे जस्ट छोटा एग्जिस्ट ही ना करता उससे पीछे में ऐसे पे पहुंचने की कोशिश करेगा मान लो पहली टर्न एलिस की है तो एलिस नहीं चाहेगा ना बॉब पहुंचे एलिस क्या करेगा कुछ ना कुछ छोड़ने की कोशिश करेगा उससे मिनिमम जैसे 2 1 3 में समझते हैं एलिस क्या मान लो 2 पे है एलिस ने 2 सिलेक्ट कर लिया तो बॉब कोई टर्न चल सकता है क्या नहीं चल सकता 2 से पीछे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता कहाँ पे जब मारेगा तो कौन जीता बॉब जीत गया 1 पे चल सकता है नहीं चल सकता क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता जहाँ पे बॉब उसे जंप मरवा सके तो कौन जीत गया बॉब जीत गया वापस 3 पे 1 और 2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो मैं अगर 1 पे भी जंप मारा मैंने मान ले बॉब ने क्या बॉब क्या कोशिश करेगा अब बॉब की टर्न है बॉब क्या करेगा एलिस ना जीते तो बॉब किस ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढेगा जहाँ पे उससे पीछे भी 1 पे भी जंप करा दे या 2 पे भी किसी पे भी जंप करा दे तो कौन हार रहा है बॉब हार रहा है ना कौन जीत रहा है एलिस जीत रहा है तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है 1 पॉइंट्स 2 और 1 वाले केस में क्या होगा यहाँ पे भी 2 लिया तो उससे पीछे भी कोई जंप नहीं मार सकता तो बॉब जीत गया 1 लिया तो भी कोई जंप नहीं मार सकता तो बॉब जीत गया ओके ऑल क्लियर 1 2 3 में 1 पे है तो कोई जंप नहीं मार सकता 2 पे है तो एक जंप मार सकता है 2 पे है तो एक ही जंप मार सकता है 1 पे आ सकता है तो अब टर्न किसकी एलिस की एलिस नहीं चल पा रहा कुछ भी एलिस जीत जाएगा पर 3 पे है अब मान लो 1 2 3 बॉब किस पे 3 पे है बॉब ने 1 पे जंप मारा ना तब तो एलिस जीत रहा है तो बॉब क्या चाहेगा एलिस आ जाए अगर बॉब 3 से 2 पे जंप मारते बॉब क्या करे 2 पे जंप मारते तो क्या होगा
एक दो तीन कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर तीन से बोब क्या दो पे जंप मार दे, एलिस क्या एक टर्न और चल सकता है ना, ये वाली एलिस क्या कर सकता है, मान लो बोब ने यहाँ पे जंप मार दिया तो अब एलिस के पास एक और टर्न है, फिर क्या करेगा, बोब क्या चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा, कौन जीता, बोब जीता ना। कितने यानी दो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे, तो अब एक चीज इससे क्लियर समझ में आ रही है क्या, कोई भी नंबर कोई भी परम्यूटेशन है P1 P2, और मान लो मैंने PI सिलेक्ट किया, PI पे हूँ मान लो, मैं हर एक पे आइटरेट करूंगा, मेरे को पता है हर एक को चेक करने के लिए कि इस पे कौन जीतेगा, ये आइडिया यहाँ से आएगा। PI कहाँ से कहाँ तक, अगर PI से जस्ट छोटा एलिमेंट पीछे एग्जिस्ट ही नहीं करता, कितने केस बनेंगे, जस्ट स्मॉलर यानी कोई भी पीजे एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ नहीं करता ऐसा एग्जिस्ट जहाँ पे जे इज लेस देन, ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कौन जीत रहा है, बोब जीत रहा है। तो सीधा कंटिन्यू कर देना है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कंटिन्यू कर देना है, आगे वाले पे जंप मार जाना है, आंसर कुछ नहीं आएगा इससे। फिर क्या होगा, अगर मान लो कुछ एग्जिस्ट करता है ऐसा, टर्न क्या बोब की, बोब चाहेगा एलिस ना जीते, अगर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है और उससे भी पीछे कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, उससे भी पीछे कुछ उससे छोटा एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हो बात को, पहले क्या होगा, पहले किसकी टर्न थी, रखने के बाद किसकी टर्न थी, रखने के बाद सोचो बोब की टर्न थी, बोब क्या करेगा भाई, अगर चल सकता है, अगर उससे पीछे कुछ एग्जिस्ट करता है तो मेरे को चलना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, वो भी इस हिसाब से चलेगा कि उससे पीछे भी कुछ छोटा एग्जिस्ट करता हो ताकि एलिस चल सके, एलिस जीते ना, वो क्या करेगा, मान लो इस ऑर्डर में है, ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचना है बस, लिटिल लिटिल, ऐसे एलिमेंट्स हैं इस तरीके से, कुछ इसी ऑर्डर में है, कुछ ऐसा है, ऐसा करके एग्जिस्ट करता है ग्राफ, उससे इस ये कोई पॉइंट है ना, ये कोई पॉइंट है, इससे छोटे, ये सारे पॉइंट्स इससे छोटे हैं मान लो, क्या बोब इस पे कूदा दे सीधा, पहले पहली टर्न में, जो बोब की पहली टर्न होगी, एलिस तो ये सिलेक्ट कर लिया, फिर क्या एलिस को यहाँ पे कूदवाना ही पड़ेगा, फिर बोब कहीं कूद नहीं पाएगा, मतलब मिनिमम, कोई ऐसा मिनिमम नंबर, ऐसा सेकंड मिनिमम नंबर जिसका मिनिमम उससे पीछे एग्जिस्ट करता है, लोवेस्ट, इनमें स्टोर क्या करूंगा, एक मैं स्टोरेज रख लूंगा, ऐसा मिनिमम नंबर जिसका स्मॉलेस्ट मिनिमम, उससे छोटा मिनिमम नंबर उससे पीछे एग्जिस्ट करता है, मतलब एक ऐसा नंबर, मतलब पीजे, मान लो पीआई पे पीजे और पीके, मैं पीजे की कम से कम वैल्यू ऐसी लूंगा जहाँ पे के इज लेस देन जे और पीके इज लेस देन पीजे, ये वाली चीजों की स्टोर करके रखूंगा, अगर ये एग्जिस्ट करती है ना तो काउंट नहीं करना, अगर ये एग्जिस्ट कर नहीं करती तो मेरे को आंसर में ऐड कर देना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मान लो सीधा बोब ने यहाँ पे कूदा दिया, अब एलिस पीछे कूद नहीं पा रहा तो एलिस जीत जाएगा, बोब कहीं ऐसे पे कूदा रहा है जहाँ पे एलिस तो कूद पा रहा है लास्ट सेकंड लास्ट पे, पर बोब अब कूदा नहीं पा रहा तो एलिस नहीं जीता, तो काउंट कौन सा करना है, ऐसा ही करना है जिसमें ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, अगर ये चीज कहाँ भी कहीं भी एग्जिस्ट कर गई ना, ये जो मतलब अब मान लो मैंने ये क्या निकाला, पीजे की वैल्यू निकाल दी मैंने, पीजे की मिनिमम वैल्यू स्टोर करके रखूंगा, अगर पी आई अब, जो पीजे पीके वाले केस में, पीजे और पीके सेकंड मिनिमम, एस MN2 मान लेता हूँ उसको, या पी मिनिमम मान लेता हूँ, पी मिनिमम है, अगर पीजे की वैल्यू इससे कम है पीआई की, तो मेरे को आंसर में ऐड नहीं करना, अगर ये बड़ी है ना इससे तो मैं आंसर में ऐड कर सकता हूँ, तो ये लॉजिक अच्छा था थोड़ा, मतलब यही लॉजिक था इसका, मिनिमम मैंने स्टोर कर रखा है, आंसर स्टोर कर रखा है, पीएम स्टोर कर रखा है, मैं क्या अगर मिनिमम सीधा बड़ा हो गया, मतलब पीछे से पीछे उससे स्मॉलेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मिनिमम को स्टोर करूंगा और सीधा कंटिन्यू करूंगा, सिंपल सी बात है ना, इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एम एन, एरे ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन एम एन है दूसरा केस, तो अगर एरे ऑफ आई लेस देन पीएम है तो मैं आंसर में ऐड कर दूंगा, पीएम मेरा क्या होगा, पीएम इज इक्वल टू मिनिमम पीएम कोमा एरे ऑफ आई, सेकंड मिनिमम स्टोर कर रहा हूँ अल्टीमेटली, एरे ऑफ आई क्या बता रहा है मेरा, एरे ऑफ आई दूसरे वाले केस में, दूसरे इफ लूप में क्या होगा, कोई तो मिनिमम होगा जिससे एरे ऑफ आई बड़ा होगा, और अगर पीएम की जो पहले वाली कोई भी पेयर ऐसा है जहाँ पे ये वैल्यू आ रही थी, जैसे मान लो एक चार और तीन, सॉरी एक तीन और दो, ऐसे हैं, एक और तीन में पहले पेयर के लिए पीएम क्या तीन है, दो पे जैसे ही पहुंचा तो दो से पता है मेरे को मिनिमम तो एग्जिस्ट करता है, एमएन जो वन है वो तो मैं लूप में घुस चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पीएम मेरा क्या दो नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा ना, तो ऐसे पीएम नहीं बदल रही है, ठीक है,
ये मेरा मेरा कोड सी प्रॉब्लम, कोड्स छोटे छोटे थे। मेरा भी हैक हो गया, डी प्रॉब्लम। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ अजीब तरीके से हैकिंग चल रही है। यांगली पे हैकिंग अटेम्प्ट नहीं मारा क्या किसी ने? मेरा हैक हो गया जो सबमिशन मैंने बाद में मारा था ली का, क्योंकि मेरे कॉन्टेस्ट में टाइम में उस चीज़ को प्रूव ही नहीं करा था, इस पे अनसक्सेसफुल हैकिंग अटेम्प्ट हो रहे हैं। मतलब हर कोड को हैक करने की कोशिश की जा रही है, तो जांगली अकाउंट हैक नहीं हुआ, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा वीक थे, तो डी प्रॉब्लम अब टफ में काउंट हो जाएगी। शायद टेस्टर ने भी क्या पता ये सॉल्यूशन चला दिया, इसीलिए तो एक्सेप्टेड करवा रहा है ना रैंडम टेस्ट के जनरेट। कुछ ऐसी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है जिसमें वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या करूँ या नहीं करूँ। आप सॉल्यूशन आई एम प्रेटी श्योर कि गलत है, और गलती भी मेरे को गलती का आइडिया, क्योंकि मैंने तो सॉल्यूशन बाद में लिखा था ना। ये सॉल्यूशन भी मैंने ऐसे लिखा था कि मैं पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहा था, कुछ स्नैपशैट वगैरह क्लोज, मेरे को लगा बिट मास्क यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इसका सॉल्यूशन देखा मैंने, ये सीधा ग्रीडी चला रहा था, जो कि पॉसिबल था। अभी टेस्ट केस नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा। सो डी का मैं एडिटोरियल वीडियो पहले डी में जो गलती थी वो ढूंढ के, डी को सॉल्व करके, आफ्टर द कॉन्टेस्ट आई पुट द problem D is editorial. I was not able to solve the problem D during the contest. If I was able to solve this problem, I would be a candidate master. So thanks. प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर देना, अगर अपना फीडबैक भी दे देना कमेंट सेक्शन में। आज वाली कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं शायद मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ, क्योंकि ये जैसे पहली प्रॉब्लम तो समझा दिया, समझ गए होंगे आप कि कैसे मैंने आइडिया लिया। तो जैसे प्रॉब्लम बी थी, उसकी इक्वेशंस हैं, तो अगर आप पेन पेपर लेके नहीं बैठोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। गेम ऑफ परम्यूटेशन भी काइंड ऑफ ये ऐसी प्रॉब्लम, गेम ऑफ परम्यूटेशन तो मैं शायद अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। सो थैंक यू एवरीवन।